मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। हाय प्रदीप। तो बाजार के लिए एक और बेहद ही खराब दिन, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फॉल आज बाजार में देखने को मिल रहा है। क्रूड हमारे लेवल्स के बिल्कुल पार जा चुका है, 80 के पार जा चुका है। अब रुपये में कमजोरी आ चुकी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी दिक्कतें चल रही है, यूएस और चाइना के बीच। आपने जो कल सपोर्ट दिए थे या फिर आज सुबह जो सपोर्ट दिए थे वो हम तोड़ के काफी नीचे आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है बाजार में, इतना पैनिक क्यों है प्रदीप? क्या ये सच में पैनिक है या फिर एक करेक्शन है जिसका इंतजार था और हमें पता नहीं था? क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में प्रदीप? तो ये जैसे कि आज हम 2:30 बजे समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, ये गिरते हुए बाजार में एक जोर से आई हुई एडिशनल गिरावट है। तो बाजार का रुख इस पूरी सीरीज के दौरान आप देखिए, और अब 3 दिन बाकी हैं एक्सपायरी में, इस पूरी सीरीज में हमने लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम जो हम कहते हैं देखे हैं, एक के बाद एक सेक्टर और शेयर पे मार पड़ी है, गिरावट आई है। तो ये गिरावट का सिलसिला चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को इसमें एक और नया ट्विस्ट आ गया। पहले यस बैंक के सीईओ राणा कपूर साहब को एक्सटेंशन नहीं मिला, फिर डीएचएफएल में रूमर्स फैलने लगी, उसके पीछे सारा का सारा फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, पूरा सेक्टर कमजोर हुआ, धराशायी हो गया। तो अब आज के बाजार में अप्रोच ये था कि आप एक ऐसा लेवल पहचानेंगे जिसके ऊपर तेजी, जिसके नीचे मंदी। ठीक है। तो वो लेवल्स हमने ढूंढने की कोशिश की थी। 11,150 वो लेवल था निफ्टी के लिए, और 25,700 वो लेवल था निफ्टी बैंक के लिए। तो आप देखिए, शुरुआत के 5 मिनटों में ही फैसला हो गया था कि आज की बाजी जो है वो बेयर्स के हाथ में है, और उसके बाद पूरे दिन रही, हर उछाल पे बिकवाली हुई। तो फिलहाल यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ऐसे में आप क्या करेंगे, मंदी की पोजीशन जो बन गई उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करते चलेंगे। जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट नहीं जाता है तब तक आप उस पोजीशन को बनाए रखें। तो इस लिहाज से 11,100 के करीब इस समय वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए बन रहा है। ठीक है। और नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे प्रदीप फिर? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि निफ्टी में तो देखिए 2 दिन पहले हमने जो 10,860 के लोज देखे हैं शुक्रवार के, वही एक अगला लेवल है। उसके नीचे गए तो और गिरावट आएगी। ऐसे ही निफ्टी बैंक में नीचे का लेवल था 25,050, क्योंकि ये शुक्रवार का लो था, लेकिन आज आप उसके भी नीचे चले गए, उसके नीचे ही जाकर क्लोज हुए, 25,000 भी तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मार्केट में टारगेट के मुकाबले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और जिस दिन वो कट जाए उस दिन फिर निकल जाइए, और फिर उस बाउंस का इंतजार कीजिए। देखिए वो कहाँ जा रहा है, रिवर्सल कंफर्म होता है कि नहीं होता है, उसके बाद आप सोचिए कि अब अगली पोजीशन कहाँ बनेगी। चलिए, तो बिकवाली की ही सलाह बनी रहेगी इस बाजार में, बेयर्स के मोड में बने रहे। ओके, सबसे पहला सवाल ब्रजेश शाह का आ रहा है। बाय यस बैंक एट 240 लॉन्ग टर्म 5 इयर्स। ये पूछ रहे क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीद लेना चाहिए 5 साल के टर्म के लिए, ये तो कह रहे हैं, लेकिन यस बैंक पर अभी भी कोई क्लैरिटी आई है? तो देखिए, पिछले काफी समय से जब से वो राणा कपूर साहब का कंडीशनल एक्सटेंशन आया था, मैं आपको एक ही बात कहता था कि मेरे पास, मैं कैसे 3 साल का कॉल लूँ। बैंकिंग सेक्टर वो सेक्टर है जो मैंने बहुत करीब से ट्रैक किया है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को वक्त पर पहचानने में कामयाबी भी मिली है, और मेरा सिर्फ एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि मैं बैंकर को देखकर उसके हिसाब से फैसला करता हूँ। तो अब अगर राणा कपूर यस बैंक की कमान नहीं संभालेंगे तो भी राणा कपूर यस बैंक के शेयर होल्डर रहेंगे। डायरेक्टर रहेंगे या नहीं, इस पर अभी भी एक सवाल है। लेकिन अब फिर कमान कौन संभालेगा, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की एक कहानी होती है, जो सबसे छोटा प्लेयर होता है उसको सबसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी क्वालिटी के कंपनीज होती हैं वो आमतौर पे बड़े प्लेयर्स के पास चले जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बड़े प्लेयर्स के पास चले जाते हैं। तो जब छोटा एक उभरता हुआ बैंक है यस बैंक, इसने बहुत ही कामयाबी के साथ रिस्क रिटर्न को एडजस्ट किया है, और उसका पूरा श्रेय राणा कपूर साहब को ही जाएगा कि वो रिस्क लेते थे, फिर भी पूरी भरपाई करते थे, पूरी रिकवरी करते थे, और बैंक लगातार आगे बढ़ता था। इसी का प्रीमियम हमने इस बैंक को अभी तक दिया था। अब उनकी जगह पे क्या कोई ऐसा ही बैंकर हमें मिल पाएगा, या किस तरह से राणा कपूर साहब पीछे से डायरेक्शन दे पाएंगे, वो सब क्लियर नहीं है। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इस पर कॉल दे सकूँ। अगर मुझे आज बैंक पे कॉल लेना है तो मैं एक्सिस बैंक के साथ जाऊँगा, जहाँ पर मुझे पूरी क्लैरिटी है। वहाँ पर गिरावट में आप खरीदारी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि नए मैनेजमेंट के आने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दिक्कत है, गिरावट में यस बैंक लंबी अवधि के लिए खरीदने का मौका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेडर्स के लिए जो अब तक का जो शॉर्ट टर्म लो है उसको स्टॉप लगा करके आप कभी भी एंट्री लीजिए, उछाल को प्ले कीजिए। जब कंफर्मेशन आएगा रिवर्सल का तब हम बात करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, सौमन दास जी पूछ रहे हैं कि मददसुमी को क्या हुआ है, क्यों इतना गिरा है, इसके साथ अशोक लेलैंड और पीएनबी, इन सब में क्या करना चाहिए? तो पहले तो मददसुमी एक्चुअली ये शेयर में भारी गिरावट आज देखने को मिली है, ये सवाल एक्चुअली काफी लोगों का है। इस शेयर में एक्चुअली ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है प्रदीप जिसके कारण ये इतना गिरा हो। इंटरनेशनल फुटप्रिंट काफी स्ट्रॉन्ग है।
7 में से 6 स्टॉक नीचे थे, तो 7 में से 6 का मतलब क्या हो गया, 85% स्टॉक नीचे थे। तो उन 85% शेयरों में कोई खबर हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कुछ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो जनरल लिक्विडेशन की वजह से गिर रहे हैं। जो स्टॉक काफ़ी लोगों के पास हैं, उनके पोर्टफोलियो में हैं, जब वो पैनिक में आते हैं तो यही बिकता है। जब वो मजबूरी में आते हैं कि उनको मार्जिन भरनी है, इस तरह की कोई दिक्कत है, तो वही स्टॉक बिकते हैं। वही हो रहा है इसमें। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत देखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इस स्टॉक पर इन पर्टिकुलर अगर आप व्यू देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप आउट होने के संकेत दिखा रहा है और ये कमज़ोरी अभी और आगे बढ़ सकती है। सारी की सारी मार्केट की इस समय जो स्थिति है, टॉपिंग आउट ज़्यादातर उन सेक्टर्स पे देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर आपको सीधे तौर पे जो हम कहते हैं ना कि ग्रोथ के ड्राइवर होते हैं या ग्रोथ के सिंबल होते हैं, तो ऑटो एंसिलरी के साथ साथ ऑटो में भी आप देखिए जो मेन फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज हैं आज, M&M, मारुति, आयशर, इस तरह से पिटे हैं। तो इस सेगमेंट में चिंता की बात तो है। किसी तरीके से ऐसा लग रहा है बाजार को कि शायद ये अगला वो सेगमेंट है जिसमें कमजोरी दिख सकती है। और दो बड़े ड्राइवर तो दिखते ही हमको। देखिए, क्रूड के दाम बढ़ने से पेट्रोल आज नर्वस 90s में आ गया मुंबई में, तो 90 रुपए के ऊपर पेट्रोल बिकेगा तो जाहिर है कि गाड़ियां कम चलेंगी और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने, सिर्फ हमारे यहाँ तो बढ़ नहीं रहे, इसलिए जो ऑटो एंसिलरी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है उनके डिमांड पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो हर जगह हो रही है वो है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वो भी चिंता की बात है। तो इस समय ये सारे सिग्नल्स इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो नर्वस मार्केट में जाहिर है कि वो स्टॉक ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन प्रदीप, आज एक सेक्टर जो चला है वो है IT। तो यहाँ पर वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं TCS, इसको क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली IT भाई इस पे आ गया, अब क्या करेंगे आप? देखिए, TCS तो हमारा लगातार व्यू रहा है कि निकलने की कोई जल्दी नहीं है, तो बने रहिए, ये स्टॉक चलेगा और वही हो रहा है। रुपए में आज 73 का लेवल होल्ड किया है, इसके बावजूद IT चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि बाजार ने आज कॉल क्या लिया है कि अगर कच्चा तेल 80 के पार है तो आज नहीं तो कल, लेकिन रुपए की चाल तो नीचे की तरफ ही है, 73 भी टूटेगा और नीचे के लेवल आ सकते हैं, तो IT कंपनियों को फायदा होता रहेगा और इसलिए IT स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। तो अगर आपको क्रूड को के लिए, तो बजाज फाइनेंस तो आज पिट गया। बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी महंगे हो चुके थे ये सारे के सारे स्टॉक। और वो सौरभ मुखर्जी साहब देखिए लगातार हमको कहते थे, तो हमें विश्वास नहीं होता था कि वाकई में ये स्टॉक गिरेंगे, क्योंकि जल्दी गिरते नहीं है। लेकिन पहले भी इसने ऐसे मौके दिए हैं, तो जब बाजार में संकट आता है, इस तरह की चीज़ें आती है, ये स्टॉक गिरता है। आज भी गिर रहा है, क्योंकि गिरावट आ सकती है, मेरा भी वही है, लेकिन बेचिए तभी जब आप कवर कर पाए। ठीक है। अच्छा, अनिल जी पूछ रहे टाटा मोटर्स लेना है क्या इस वक्त, या फिर वेट करें अभी भी? कमजोर शेयर है और जब पूरा का पूरा सेक्टर गिर रहा हो तो कमजोर शेयर की ओर पिटाई होती है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जब मारुति 10,000 का था और टाटा मोटर्स 275 का था तो टाटा मोटर्स सस्ता लगता था, लेकिन अगर मारुति अब 7,500 की तरफ आ रहा है और टाटा मोटर्स अब भी 250 का है, तो सस्ता क्या है? तो ये सवाल होगा। इसलिए रिलेटिवली जब मुझे आज पैसे लगाने होंगे तो मैं तो सारे ऑप्शन देखूंगा, और उन सारे ऑप्शंस पे तो अब वो अट्रैक्टिवनेस थोड़ी रिलेटिव कम हो गई जो पहले थी। डेफिनेटली टाटा मोटर्स एटलीस्ट वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ जाता। अच्छा, अक्षय मित्तल जी पूछ रहे मारुति, ग्राफाइट इंडिया और HDFC लाइफ, ये 3 स्टॉक्स पे क्या व्यू बनता है? तो मारुति का शेयर आज पिटा है, एक बेहतरीन शेयर, लेकिन हाँ, हमेशा से कहा जाता था वैल्यूएशन हाई लेवल्स पे है, क्या कह सकते हैं आज ये अच्छा मौका मिला है खरीदारी का? तो मारुति में जो गिरावट आ रही है, क्योंकि सारे महंगे स्टॉक में हम लगातार आपसे कहते थे कि ग्रोथ पे स्लो डाउन दिखे तो ये स्टॉक गिरेंगे, और वही हो रहा है। दूसरे बाजार में टेक्निकल फैक्टर्स भी इस समय हैं, क्योंकि सभी को अपनी मार्जिन भरनी है जी। तीसरी बात, बड़े खिलाड़ी स्टॉक बेच रहे हैं इस समय, रिडम्पशन के प्रेशर आते होंगे कुछ फंड्स को, हो सकता है FIIs का मंदी का व्यू है, वो स्टॉक बेच रहे हैं, तो वो क्या बेचेंगे? जो उनके पास है, तो यही वो सारे स्टॉक्स हैं जो वो बेच रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक व्यू लिया है। लेकिन हमारी अपनी स्थिति क्या है कि मारुति सबसे अफोर्डेबल कार है जी, अभी भारत में बनी हुई है और लगातार बनी रहेगी। ज़माना बहुत बदल गया। मैं तो 20 साल पहले जब मैं बिजनेस स्कूल में था तब से सुन रहा था, उस समय Hyundai की नई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई थी, सेंट्रो वगैरह और मैटीज आ गई थी, तो लोग कहते थे मारुति के दिन पूरे हो गए। और आज 20 साल के बाद आप देखते हैं कि मारुति तो अपने बिल्कुल शबाब पर है, ये इससे अच्छे दिन तो कभी मारुति के थे ही नहीं। तो ये स्टॉक कभी भी गिरावट में खरीदना है। 10,000 पे आपने नहीं बेचा अगर, तो आप 7,500 पे बेचेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता।
का। जहाँ मौका मिले आप खरीदेंगे इस स्टॉक को और सोचने की जरूरत नहीं है। और HDFC लाइफ, इस पर क्या व्यू बन रहा है? अच्छा स्टॉक था ये भी, वैल्यूएशन यहाँ भी स्टीप हो गए थे, लेकिन अमिताभ चौधरी साहब जो एक्सेस में जा रहे हैं उसके गम में ये स्टॉक थोड़ा गिरना शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पे मार पड़ी है, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे टिपिकली ये बता रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर भी ऐसे ही एक पॉपुलर सेगमेंट था, जैसे पूरा का पूरा NBFC में आप देखते थे। तो ये स्टॉक हर किसी के पोर्टफोलियो में है। तो जब अनवाइंड होते हैं, चाहे PMS पे रिडम्पशन का प्रेशर आ रहा हो, चाहे फंड्स पे आ रहा हो, चाहे कुछ बड़े FIIs इन्होंने भारत में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं लिया है लंबा, और वो नए नए कुछ खरीदारी कर रहे हो, जब उनको रिडम्पशन का प्रेशर आता है तो अच्छे स्टॉक वो थ्रो अवे प्राइस पे बेचने लगते हैं। तो ये टेक्निकल गिरावट है पूरे के पूरे इंश्योरेंस स्पेस में। अगर आप मुझे ये पूछें कि आज की इस गिरावट में, यानी इस समय जो ये गिरावट चल रही है, कोई एक सेक्टर जो मैं ज़रूर खरीदूंगा, गलती से भी इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगले 20 साल की स्टोरी है। अगर मुझे मेरा रिटायरमेंट फंड बनाना है तो मैं इस गिरावट में देश की 5 लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज को, 5-7 जितनी भी अच्छी कंपनी हैं प्राइवेट सेक्टर वाली, उन सबको मैं लेकर के एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, और आपको भी यही करना चाहिए। लंबी स्टोरी है, अच्छे मौके मिल रहे हैं, लीजिए। अगर और गिरे और लीजिए, एक SIP कर लीजिए, चाहे तो एक शेयर लेना है, 2-2 शेयर लेना है, 5-5, 10-10, 50-50, 100-100, आपकी एपेटाइट आपके फंड पे है, लेकिन लेते जाइए, हर महीने लीजिए। और ये जो पोर्टफोलियो है आपको इतने शानदार रिटर्न देगा कि आज से 20 साल के बाद आप जहाँ भी कहीं होंगे और मैं जहाँ भी कहीं रहूंगा, आप मुझे दुआ जरूर देंगे। डेफिनेटली। अच्छा नवनीत जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि शॉपिंग के लिए ये सही टाइम हो गया है क्या? बताया तो, टाइम नहीं, शॉपिंग का मौका है, टाइम सही है या नहीं, इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात, कच्चा तेल 80 के ऊपर है, जब तक कच्चा तेल रिवर्स नहीं होता तब तक दिक्कत है। रुपया जिस तरह से गिर रहा है, जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता तब तक दिक्कत है। बॉन्ड यील्ड 8% के ऊपर है, और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फील ये रहा है अब तक कि भारतीय बाजार और भारतीय इकोनॉमी 8% के ऊपर के बॉन्ड यील्ड को आसानी से पचा नहीं पाते हैं, और ये दिक्कत की बात है। अब ये कैसे नीचे आएगा पता नहीं, और बहुत सारी अनिश्चितताएं, देखिए वो ट्रेड वॉर चल रहा है, यहाँ सरकारें राज्य में बदलने वाली हैं, केंद्र की सरकार का भी अनिश्चितता का माहौल है। तो ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, कंस्ट्रक्ट है, वो कुछ ऐसा है कि इस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस समय क्या तरीका है, जो मैंने इंश्योरेंस में बताया, SIP कीजिए। और ये बात मैं पिछले साल 2017 की शुरुआत से फार्मा के लिए कहता था। अब आप जरा खोल के देखिए चार्ट कि अगर आपने फार्मा में SIP की होती तो आपने कितने लोअर लेवल्स पर कितने अच्छे स्टॉक्स खरीदे होते। और ये बात आज पूरे मार्केट के लिए है। यहाँ से अगले 9 से 12 महीने के लिए SIP की सोचिए, तो आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे, या फिर अपने लेवल देख लीजिए। अगर आप समझते हैं तो उनको ट्रैक करते रहिए, और बाजार जब सही लेवल पर आएगा, रिवर्सल्स आएंगे, तो हम भी आपको संकेत देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले देते प्रदीप। यहाँ पे राकेश जी पूछ रहे हैं, गार्डन रीच ये जो नया IPO बाजार में उतरा है, उसमें क्या निवेश करना चाहिए? तो वैसे तो मैंने जितनी पढ़ाई की, कोचिन शिपयार्ड का डुप्लीकेट कंपनी है ये, ओके, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से एक्सपेंसिव लगती है, और पिछले 2 साल का जो कंपनी का जो मुनाफे का आंकड़ा है या फिर जो ऑपरेटिंग लेवल पे है, वहां पे तो कंपनी ने लॉस किया है। जो PSU है ना, बिल्कुल PSU कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, शिप बिल्डिंग का काम करती है। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊं जी इसके इन दिनों IPO के कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं जी, तो जो TVC हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं, PSUs के सरकारी कंपनियों के इतने इंटरेस्टिंग टीवी कमर्शियल मैंने नहीं देखे। ओके तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि प्रोफेशनल तो है, और देखिए ये वो काम करते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सारी सरकारी कंपनियों के बारे में होता है, लेकिन जैसे कि फोरम कह रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर कंसर्न रहेगा, ऑर्डर फ्लो पे कंसर्न रहेगा। ये ऐसे PSUs हैं जो हमेशा इनके पास ऑर्डर फ्लो रहेंगे, ये काम करते रहेंगे, बट स्पेशलाइज किस्म के PSUs हैं। लेकिन PSU स्टॉक्स में निवेश करने की और कमाने की एक ही शर्त होती है कि सस्ते से सस्ते भाव में जब मिले तब आप इनमें निवेश करें, और इसके जोखिम को अगर आप समझ सकते हैं, थोड़ा समझ के चलें। जैसे कि कई सारे सेक्टर्स में PSUs में लोग फंसे हैं, तो इनको वैल्यूएशन बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं इस समय। तो ये IPO भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक वैल्यूएशन बिल्कुल। और ज्यादातर हमारे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस का मैं व्यू पढ़ रही थी, सबने अवॉइड की चला दी है, ज्यादा से ज्यादा किसी ने न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, सब्सक्राइब की रेटिंग हार्डली एक किसी ब्रोकर ने दी होगी। बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि देखिए जब आपने REC, PFC, SJVN और ऐसे बहुत सारी सरकारी कंपनियों में घाटा उठाया, तो थोड़ा सा डर लगता है
कोचिन शिपयार्ड हालांकि अलग किस्म का रहा है, ये एक्सेप्शनल रहा है, तो यहाँ पर भी एक बात तो है कि इसमें कारोबार तो बढ़ेगा, लेकिन मुनाफा कितना आएगा, रिटर्न कितना आएगा, वैल्यूएशन कैसे मिलेंगे, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी चिंता है। तो ये इस तरह के माहौल में आईपीओ में पैसे लगाने की जगह आप इंतजार कर लें, बाजार में आपको मौका मिलेगा। अगर माहौल अच्छा होता, अगर यही निफ्टी इस समय 11,700 पे होता, तो शायद हम आपसे कहते कि थोड़ा मौका तो है, ले लीजिए, फिर आगे देखेंगे, लेकिन बाजार का मूड देखते हुए दूर रहें। चलिए ठीक है, तो इस आईपीओ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। प्रदीप, कल के लिए कोई पर्टिकुलर व्यू रहेगा या फिर रुपए और क्रूड पे ही नजर बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन व्यू तो बिल्कुल साफ है। नितिन अत्री जी पूछ भी रहे हैं निफ्टी पे क्या रहा है जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे 10,860, अगर ये लेवल टूटा तो और नीचे का रास्ता खुलेगा। निफ्टी बैंक में ऑलरेडी हमने गिरावट देख ली है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर इस वक्त चलने की राय होगी। जो इमीडिएट लेवल मुझे दिखाई दे रहे थे करीब 25,300 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप निफ्टी बैंक पे रखेंगे और 11,100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी पे रखेंगे। कल का माहौल देखते हुए फिर ये लेवल हमारे चेंज होते रहते हैं, लेकिन बाजार में अभी ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक हर एक उछाल में बेचने का मौका ही लोग ढूंढेंगे। वो डिसाइसिव रिवर्सल कब आएगा? जब काफ़ी तेजी के साथ बाजार में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखने को मिलेगी और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार निकलता हुआ दिखाई देगा, तो वो जो क्रिटिकल लेवल्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो काफ़ी ऊपर हैं। जैसे 25,700 के आसपास का लेवल मैं देख सकता हूँ निफ्टी बैंक के लिए, जब उसके ऊपर निकलेगा, यानी यहाँ से आपको 700-800 पॉइंट की रिकवरी दिखेगी, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ अब बॉटम बन रहा है। ये लेवल भी धीरे धीरे बदलता रहता है, तो ये अभी का मेरा असेसमेंट है। तो अभी बॉटम नहीं बना, इंतजार करना पड़ेगा। डन प्रदीप, और छोटी सी एडवाइस हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कि प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलिए और पैनिक ना हो इस बाजार में, क्योंकि हम लोग को बहुत मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग काफी डर जाते हैं। बिल्कुल, न्यूज रूम में कर रहे थे, वो भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, अगर या मजबूरी में क्योंकि पैसे नहीं है, आपको कुछ शेयर बेचने पड़ रहे हैं, तो वो शेयर बेचिए जो कमजोर क्वालिटी के हैं, वो शेयर बेचिए जहाँ आपको लॉस हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के शेयर, अगर आप मारुति बेच करके इस समय निकल रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को पकड़ के रखिए, नीचे गिरावट में उनको और लेने की कोशिश कीजिए। हर बार बाजार में जब गिरावट आती है तो वो एक मौका होती है, फिर वो गिरावट 6 दिन चले या 6 महीने चले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको तो मुनाफा कमाना है बाजार में, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जो मुनाफे में है उसको बचाइए, जो अच्छे स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में उनको बचाइए और कमजोर शेयर से निकालिए। चलिए, सारी चीजें